आइए लेट्स गो नाउ एंड आप सभी का टेंसेस की वीडियो सीरीज में सभी का वेलकम है। और आज हम लर्न करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल टेंस के बारे में, जिसको हम सामान्य भविष्यकाल के नाम से भी हिंदी में जानते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसका हम उपयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जब हम चर्चा करेंगे तो मैं यहाँ पर 2-3 बातें आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में मैं जो है वो सामान्य तौर से जैसा हम लोगों ने टेंसेस को सीखा है और जिस प्रकार से ट्रेडिशनल तरीके से जो हमने पहले टेंसेस सीखा है, मैं आपको पहले उस तरीके को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने सीखा है और अभी जो टेंसेस जो पढ़ाए जाते हैं और अभी जो कुछ उसमें चेंज हुआ है, मैं उस पर भी मैं चर्चा मैं करूंगा। तो सामान्य तौर पर हमको ये बताया जाता है कि फ्यूचर टेंस जो है वो फ्यूचर टेंस के भी देखिए जिस प्रकार से हमने पूर्व में जो हमने टेंसों का अध्ययन किया, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, उसका वो भी जो है 4 भागों में बांटा गया था, उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो उसी प्रकार से इसके भी 4 पार्ट्स ही होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी हमने 4 भागों में बांटा गया है। अब फ्रेंड्स देखिए, एक तो फ्यूचर टेंस कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। यदि आप क्रिया को देखें तो क्रिया में आपको सिर्फ 2 ही टेंस आपको देखने को मिलेंगे, एक तो प्रेजेंट टेंस मिलेगा या तो फिर आपको पास्ट टेंस मिलेगा। तो फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस जो है हमने अपने सुविधा के हिसाब से इसको हमने फ्यूचर टेंस बनाया है। किसी बात को हमको भविष्य के बारे में बोलना है या भविष्य के बारे में हमको हम किसी को बताना है, तब हम फ्यूचर टेंस की हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए हम क्या है फ्यूचर टेंस, हम थोड़ा सा इसका हम अध्ययन करते हैं कि यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इस टेंस का प्रयोग सामान्यतः, देखिए इस टेंस का प्रयोग सामान्यतः ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में या आने वाले समय में होगा, उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग हम करते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। हमने पूर्व के वीडियो में देखा हमने तो उनके स्ट्रक्चर क्या थे, लेकिन इसके स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर मूलतः सेल या विल जो हेल्पिंग वर्ब है, इन 2 सहायक क्रियाओं के माध्यम से बनाया जाता है, जो कि एक मॉडल वर्ब है। सेल भी मॉडल वर्ब है और विल भी मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के साथ में हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में सेल लगाते हैं या विल लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें जैसे और उसके बाद में हम रखते हैं V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब और उसके बाद में हम रखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट। एक बात का ध्यान रखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस में, जब वाक्य का कर्ता आई वी हो तो इसके साथ में हमेशा जो है वो सेल सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जितने भी कर्ता होते हैं, ही है, सी है, इट है, दे है, यू है और एनी नेम है या कोई भी नाम है, बाकी सब जितने भी कार्य बॉयज है, गर्ल्स है, जो भी यानी कि कर्ता आते हैं, वो सारे कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। ये हमको ट्रेडिशनल ग्रामर में हमको बताया गया है ट्रेडिशनल तरीके से। लेकिन अभी क्या चेंज हुआ है? अभी ये चेंज हो गया है कि अब आपको सेल लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सबके साथ में विल का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसा कि अभी के ग्रामेशियन जो हमें बताते हैं और अभी जो चेंज हुआ है, अब सबके साथ में आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा, लेकिन यदि ग्रामेटिकल यदि आपको कोई एग्जाम में पूछ लिया गया है या 10th की एग्जाम में पूछ लिया गया है, 11th की एग्जाम में पूछ लिया गया है, या फिर आपको किसी जो आप जॉब के लिए जाते हैं, SSC है, जो बड़ी एग्जाम्स होती हैं, जो करियर को लेकर के जो एग्जाम होती है, उन एग्जाम में यदि आपको ग्रामेटिकल पूछा जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा जो है वो आई वी के साथ में सेल और बाकी सबके साथ में विल, ये इस तरह से आपको वहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अन्यथा आप बोलचाल में तो सामान्य तौर पर जो है वो सबके साथ में विल सहायक क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बनता कैसे है? तो सबसे पहले जो है एक तो नियम ही हमारा कि वाक्य के प्रारंभ में जो होता है वो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद में ये यहाँ जो है ये सेल या विल में से कोई भी एक जो है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी यहाँ पर सूट करता है वो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और यहाँ पर जो V1 यानी कि ये V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, जो
मैंने और एक बात आपको बताई थी कि ये सेल है, विल है, ये इसके माध्यम से हम फ्यूचर टेंस को हम बनाते हैं। तो ये हमेशा जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया का पहला रूप ही लेती है। अब ये पहला रूप क्या है, ये बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है। मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है और ये क्यों इन्फिनिटिव लेती है। तो इस तरह से जो है हम विस्तार से इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है बेयर इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और यदि कोई अदर वर्ड है तो अपन उसको अदर वर्ड आप रख सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है ये फ्यूचर सिंपल टेंस का जो है ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है जो हमको ट्रेडिशनल तरीके से बताया गया, अभी भी उसी को हम मानते हैं। और यदि अपन नेगेटिव बनाने की बात आती है तो नेगेटिव भी उसी तरीके से बनेगा जैसे कि आपने पूर्व के मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट प्लस सेल अपॉन विल प्लस नॉट, क्योंकि जो नॉट जो है वो ये मुख्य क्रिया और तुम्हारे सहायक क्रिया के बीच में हम सिर्फ यहाँ पर नॉट लगा देते हैं जैसे कि हमने पहले देखा है। उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये जो है ये आपका इसका नेगेटिव फार्मूला है। उसके बाद में इंट्रागेटिव के लिए भी नियम वही है कि सब्जेक्ट के पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में हम यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब जिसको V1 के नाम से जानते हैं, जो V1 लगाते हैं और उसके बाद में बचा हुआ पार्ट जो है वो यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद में अगला है इंट्रागेटिव नेगेटिव सेल अपॉन विल, या सेल या जो भी सेल लगता है, IV है तो सेल लगा दीजिए। उसके बाद में यदि कोई उसको छोड़ करके यदि कोई सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आपको विल लगाना है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एक सिंपल सी बात है, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। थोड़ा सा आप ध्यान से आप देखेंगे इसे तो आपको फ्यूचर टेंस समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और साथियों, मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपकी जो मेरी आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल है वह भोपाल जाएगा। अब देखिए वह भोपाल जाएगा। अब सामान्य तौर पर ये हमको बताया जाता है कि मैं अभी सामान्य तौर पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें जनरली जो ट्रेडिशनल जो पैटर्न है हमारा, ट्रेडिशनल पैटर्न में हमको यही बताया गया है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये शब्द आते हैं तो ये जो है ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। तो बात भी सही है कि जब वाक्य के अंत में गा, गे, गी आएगा तो ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, वाक्य माना जाता है। तो चलिए देखते हैं वह भोपाल जाएगा। तो इसका सिंपल सा है कि ये बहुत ही सरल है कि ही विल गो टू भोपाल। अब आप यहाँ पर देखेंगे ही क्या है, ही सब्जेक्ट है और इसके बाद में हमने विल लगा दिया। इसका नियम ही है कि जब भी वाक्य का कर्ता ही, सी, इट, दे या आई, वी को छोड़कर जो भी यदि कर्ता होता है तो उसके साथ में हम विल लगाते हैं और उसके बाद में बेयर इन्फिनिटिव रखते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। बेयर इन्फिनिटिव मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिया का पहला रूप या इसका बेस फॉर्म। ध्यान रखिए बेस फॉर्म यानी कि मूल क्रिया का रूप जो है वो रखा जाता है, कोई इन्फिनिटिव नहीं होता। और आप ध्यान रखेंगे जब भी मॉडल वर्ब होती है तो मॉडल वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब ही लेती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कुल 24 क्रियाएं होती है, कुल 24 क्रियाओं में जो है वो 13 तो टेंस के काम में आती है, बाकी 11 मॉडल वर्ब जो होती है वो 11 मॉडल वर्ब सारी की सारी मॉडल वर्ब जो है वो बेस फॉर्म ही लेती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब ही लेती है। वह भोपाल जाएगा, ही विल गो टू भोपाल। अब इसी को यदि हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट। जैसा हमारे स्ट्रक्चर में हमने देखा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, सेल अपॉन विल, जो भी दो में से मैंने अपॉन करके यहाँ पर लिख दिया है। तो सब्जेक्ट प्लस सेल अपॉन विल प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यही इसका नेगेटिव फॉर्मूला है। ही विल नॉट गो टू भोपाल। विल और बेस जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है क्रिया का मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में हम इसको नॉट लगा देते हैं। इंट्रागेटिव के लिए क्या करते हैं, इंट्रागेटिव के लिए वही है कि सब्जेक्ट के पहले जो है हम सहायक क्रिया रख देते हैं और सहायक क्रिया के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब और बाकी वाक्य ज्यों का त्यों। इंट्रागेटिव नेगेटिव के लिए भी विल ही नॉट गो टू भोपाल, विल ही नॉट गो टू भोपाल। तो इस तरह से जो है ये इंट्रागेटिव नेगेटिव इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। तो बिल्कुल सरल है
और ऐसे बहुत से जो है, आपको यदि मान लो क्रियाएं पता है तो आप क्रियाओं को लेकर के आप चाहे तो यहाँ पर बहुत से ऐसी क्रियाओं को लेकर के आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे खेलना, आपको क्रिया पता है तो खेलना के माध्यम से क्या हो जाएगा, प्ले यानी खेलना होता है। तो इसे भी यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है कि वे फुटबॉल खेलेंगे, तो वे फुटबॉल खेलेंगे तो वे का क्या हो जाएगा, वे के लिए इंग्लिश में दे आता है, दे विल प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल, तो वे फुटबॉल खेलेंगे। अब देखिए यहाँ पर दे जो है ये बहुवचन करता है और बहुवचन कर्ता के साथ में यहाँ पर क्या लग गया, आई वी को छोड़ करके यहाँ पर विल का प्रयोग करना है। और यहाँ पर देखिए आप बेस फॉर्म लगा हुआ है, प्ले का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब इसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव यदि बनाना है आपको, तो आप इसी नियम को आप फॉलो करेंगे जो मैंने यहाँ पर जो इस तरह से साथियों। और एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम घर की सफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर भी जो है ये वाक्य के अंत में गा गे गी ये आया है, हम घर की सफाई करेंगे। वी सेल, जैसा कि मैंने बताया था कि आई वी के साथ में हम सेल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम विल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। वी सेल क्लीन द हाउस, तो ये जो है ये एक सिंपल सेंटेंस है और वी के साथ में हमेशा सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करते हैं और बेस फॉर्म जो है ये क्लीन लग गया और ये ऑब्जेक्ट रख करके हमने इस वाक्य को हमने पूरा कर दिया। तो ये जो है जब भी हम करें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आई वी जो करता होता है, जैसा कि ट्रेडिशनल में, इसे मैंने भी पूर्व में भी आपको बताया कि आई वी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी जितने भी कर्ता होते हैं उनके साथ में हम विल का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन अभी जो मॉडर्न ग्रामर में पुनः चेंज हो गया है और अब वो जो है वो आप बोल चाल में हो चाहे आप को कुछ भी इस पर जो काम करना है तो आप जो है ये सेल को हटा करके आप पूरी तरह से विल का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये अभी तक हमने सीखा। तो आमतौर पर हमारी ये धारणा बन गई है कि जो वाक्य हो गए, थोड़े से हम इन वाक्यों के तरफ में, थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ये सब जो है ये मटेरियल जो है मैं अगले वीडियो में आपको मैं डालूंगा और मैं बताऊंगा मैं। लेकिन इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अभी तक हमको जो भी बताया गया वो क्या बताया गया कि जो हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी ये इत्यादि शब्द आते हैं तो वही फ्यूचर टेंस के या फ्यूचर सिंपल के वाक्य होते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे ज़रा सा हम थोड़ा सा इस वाक्य को हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या यह वाक्य फ्यूचर टेंस का नहीं है, वह कार्य कर सकता है। हाँ, और एक बात यह है, इनको आप प्रयास करेंगे, आप बनाने का प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका क्या होता है, इसका ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे या फिर मैं इसके लिए मैं एक अगला जो वीडियो बनाऊंगा तो उस पर इसी एडवांस वीडियो पर उस पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए वह कार्य कर सकता है, ध्यान से देखिए, वह कार्य कर सकता है। कर सकता है मतलब ये वाक्य क्या बता रहा है, अब यहाँ पे गा गे गी तो नहीं आया है तो इसका ये मतलब नहीं कि फ्यूचर का नहीं, वह कार्य कर सकता है मतलब वो कार्य करेगा, मतलब वो काम करने वाला है। अब जो भी है जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट फ्यूचर में ये कार्य कर सकता है मतलब ये कार्य करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाक्य भी जो है हम कैन ये मॉडल वर्ब के और दूसरी मॉडल वर्ब की सहायता से हम इस वाक्य को हम बताएंगे या उसको हम सीखेंगे। अभी हमने क्या सीखा, हमने गा गे गी जो है ये सेल या विल के माध्यम से सीखा, लेकिन हम कैन है, कुड है, ये और जो अन्य जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब की सहायता से ही ज़्यादातर जो है वो फ्यूचर टेंस बोला जाता है, लिखा जाता है और समझा जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरा वाक्य हम पढ़ते हैं, उसे जाने दो, उसे जाने दो। तो ये जो वाक्य है ये भी वाक्य क्या है, ये भी वाक्य आपका फ्यूचर टेंस में है। जरूरी नहीं है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आए तभी वो फ्यूचर टेंस का है, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण आपने दिया है कि आओ हम बाजार चले, आओ हम बाजार चले, यानी कि यहाँ भी बात जो है ये फ्यूचर की बात हो रही है, आओ हम बाजार चले, यहाँ भी गा गे गी नहीं आया है लेकिन फिर भी यह जो है ये फ्यूचर टेंस का वाक्य, इसको हम फ्यूचर सिंपल टेंस में हम बनाएंगे। जैसे वह भोपाल आने वाला है, अब वो भोपाल आने वाला है मतलब भोपाल आएगा। अब जरूरी नहीं है कि इसमें गा गे गी आए तभी हम बोलेंगे कि फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। अब इसमें बोला कि वह भोपाल आने वाला है, इसका मतलब है कि यह भी फ्यूचर टेंस का वाक्य है। वह कार खरीदने जा रहा है, यानी कि वह कार खरीदने जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, लेकिन नहीं, यह भी जो वाक्य है
ये भी फ्यूचर टेंस का वाक्य है। इस पर हम जब विस्तार से हम वीडियो बनाएंगे तो अगले वीडियो में मैं इस पर मैं विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।